जिसके लिए मैंने बनाया था। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो मित्रों, है क्या, जिस स्टोरी की हम बात करने जा रहे हैं, ये पूरी तरह से मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये दावों पर आधारित है। कल रात को मेरे पास कुछ मेरे जो जो स्रोत हैं जो पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में और खैबर में कुछ मेरे दोस्त हैं जो जानकार हैं, और उन्होंने कल रात को मुझे कुछ चैटर भेजने शुरू किए, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस जो उनके पास आ रहे थे, जो कुछ पिक्चर्स आ रही थी, जिन्हें मैं यहाँ पर कुछ इतनी वेरीफाई क्लासिफाइड है कि मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा। लेकिन ये तमाम बातें जो है कल रात को मेरे पास आई थी। मैं आपसे आज सवेरे देर से उठा तो शेयर नहीं कर पाया हूं। लेकिन हुआ क्या है, दरअसल जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो इस समय पर घटित हो रहा है। ईरान में, बलूचिस्तान, कराची में ये घटनाक्रम चल रहा है। हाँ, तो अभी तक किसी ने इसको ऑफिशियली न कंफर्म किया है, और आप यकीन मानिए ये कंफर्म होगा भी नहीं। आपको इसके खाली लक्षण नजर आएंगे आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएंगे। और इसमें अगर जितना भी सच है वो आपको वेस्ट एशिया की तमाम पॉलिटिक्स को हिलाता हुआ नजर आएगा। दावा क्या किया गया है? दावा यह है कि कराची के बंदरगाह पर 3 खास किस्म के जहाज पहुंचे हैं। ऊपर से ये आपको कमर्शियल कार्गो लगते हैं, लेकिन दरअसल इनके अंदर हल्के हथियार भरे हुए हैं। इनका मकसद है ईरान की हुकूमत के खिलाफ उठने वाले प्रोटेस्टर्स को हथियार बंद करना, उनको हथियार पहुंचाना, ये इनका उद्देश्य है। पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उन्होंने रिपोर्टेडली, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं वो ये कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने इन तमाम हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है और चुपचाप इन हथियारों को आगे बढ़ा दिया है ईरान की तरफ को। और ये सब का सब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस प्रस्ताव का हिस्सा है जो सपोजिटली इस्लामाबाद में तय किया गया है। वहां पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ में इजराइल के इंटेलिजेंस डेलीगेशन आए हैं। उस डेलीगेशन के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है और दरअसल पाकिस्तान को कहा गया है कि वो इस काम को करे। मैं यहाँ बिल्कुल साफ कर दूं आपको कि जो बातें यहाँ पर मैं सोर्सेज के हवाले से आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ सोर्सेज की तरफ से आई हैं। मैं इसको इंडिपेंडेंटली न तो पुष्टि कर सकता हूं और ना ही आने वाले समय में आपको इसकी पुष्टि के कोई भी संकेत मिलेंगे। पुष्टि कोई करेगा नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो आपके सामने जरूर आएगी। और वो हकीकत आपसे आज से नहीं, बहुत संभव है कि आपको कल परसों से ही जमीन पर होती हुई नजर आ जाए। बहुत संभव है कि आपको अगले कुछ घंटों, अब से रात तक या कल तक, आपको जमीन पर होती हुई ईरान में नजर आ जाए। और सबसे पहले मैं आपको साफ कर दूं क्या है कि बात, जैसा मैंने कहा कि सोर्सेस से आ रही है, इंडिपेंडेंट पुष्टि ना होनी है ना होगी, है ना। इसमें पहली बात क्या आ रही है कि 3 शिप जो देखने में जनरल कमर्शियल कार्गो जैसे नजर आ रहे हैं वो कराची पोर्ट पर पहुंचे हैं। उनके अंदर एलिजिडी लाइट वेपन्स रखे गए हैं, ऐसे हथियार जो अर्बन प्रोटेस्टर्स के हाथ में या छोटे मिलिशिया के हाथ में काम आए, उनके हाथ में पहुंचाए जाए। ये कोई बड़ी कन्वेंशनल आर्मी जैसे हथियार नहीं है जो कराची पहुंच चुके हैं। और जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस उनको अपने कब्जे में ले चुकी हैं। इन्हीं तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पाकिस्तानी फौज है, इसकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ये पोर्ट्स में से इन हथियारों को अपने कब्जे में लेकर बंद दरवाजे के पीछे, यूं कहा जाए चुपके चुपके, चोरी चोरी इनको आगे बढ़ा रही हैं। और दावा यह है कि आसिम मुनीर ने यह सब कुछ अमेरिकी और इजरायली डेलीगेशन को आइडिया के तौर पे पेश क्या किया था कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो ईरानियन प्रोटेस्टर्स को या वहां के जो डिसिडेंट्स ग्रुप्स हैं, वो जो विरोध कर रहे हैं समय पर, उन तक ये हथियार पहुंचा सकते हैं, ताकि वहां जो कुछ खिलाफत का एक आंदोलन चल रहा है उस अपराइजिंग को आर्म्ड किया जा सके, हथियार बंद किया जा सके, ताकि अगर कहीं जो वैचारिक ऑर्गेनिक तरीके से वहां प्रोटेस्ट खड़े किए गए हैं या खड़े हो रहे हैं, सही कितने कितने मजबूत हैं कितने नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं अगर वो कमजोर पड़ने लग जाए तो उनको हथियार बंद जो ग्रुप हैं वो मजबूती दे पाए और ईरानी सरकार के खिलाफ एक हथियार बंद आंदोलन शुरू किया जा सके, जो अभी तक वैचारिक है। अभी तक करीब करीब 245 लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। कितने गिरफ्तार हुए, संख्या कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हथियार पाते ही वहां पर जो ग्रुप है, जो छोटे मिलिशिया के ग्रुप हैं, जो शायद बाहर से स्पॉन्सर्ड भी हो
बहुत संभव है। तो क्योंकि इस तरह के जब आंदोलन चलते हैं, और आपने मिडिल ईस्ट में इस तरह के आंदोलन को खूब होते हुए देखा है, कलर रेवोल्यूशन जो आते हैं वो इसी तरह से लाए जाते हैं कि आपको एक वैचारिक आंदोलन होता हुआ नजर आता है और उसके पीछे से अचानक एक मिलिशिया आता है या कोई आर्म्ड ग्रुप आते हैं जो उस आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं, और वो फिर हाईजैक एक जो है एक मिलिशिया का आंदोलन बन जाता है, आर्म्ड रेवोल्यूशन बन जाता है, जो कल तक कलर रेवोल्यूशन था। तो हुआ क्या है, ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि जो ये एलिजिडली प्रपोजल जो है ये एक्सेप्ट किया जा चुका है, हथियार पहुंच चुके हैं, स्पेशल फोर्सेस उसको कब्जे में ले चुकी हैं, आगे ले जाने का सिलसिला बढ़ चुका है और इसका इम्प्लीमेंटेशन इस समय पर चल रहा है। यानी कराची से शुरू होने वाली जो ये सप्लाई चेन है वो ईरान के अंदर पहुंचने वाली है उन उन लोगों के हाथ में जो दरअसल इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। उस केस में शायद जब ये वैचारिक चीजें कमजोर पड़ने लग जाए, लगे कि वैचारिक रूप से होने वाला जो आंदोलन है अगर वो कहीं दब रहा है, कमजोर पड़ रहा है, उसको ईरानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कहीं वो ज्यादा ताकत के साथ दबा रही हैं, तो ये हथियार उन मिलिशिया के हाथ में होंगे जो उस समय पर ईरानी फोर्सेस को काउंटर करेंगे। ये वो इम्प्लीमेंटेशन है जो इस समय पर चल रहा है। मैं फिर से दोबारा हाँ याद दिला दूं कि ये बातें फिलहाल जो डॉक्यूमेंट हैं, सैटेलाइट हैं, फोटोज हैं, उनसे साबित नहीं की जा रही हैं, बल्कि लीक्स और एनोनिमस सोर्सेज पर आधारित हैं। और कुछ ये लोग जिनकी मैंने आपसे बात की, ये वहां मौजूद भी हैं, ये कराची में ही मौजूद हैं जो खबरें दे रहे हैं। इसी लीक का जो दूसरा हिस्सा आया है वो और भी ज्यादा खतरनाक है, और वो क्या है, उसमें बताया जा रहा है कि एक ज्वाइंट अमेरिकी इजरायली डेलीगेशन हाल ही में इस्लामाबाद आया और उसने ईरान पर पॉसिबल स्ट्राइक या ब्रॉडर स्ट्रेटजी पर आसिम मुनीर से बात की है। और यही जो बातचीत है वो पाकिस्तानी फौज के अंदर टेंशन का कारण भी बन गई है। पाकिस्तानी फौज के अंदर भी जो विघटन है, जो जो एक किस्म की टकराव है, वो उसके अंदर नजर आ रहा है, स्पेशली जो कोर कमांडर्स हैं उनके अंदर में कैसा है, जो टॉप के जनरल्स हैं उनके बीच में इसको लेकर दरार पड़ी है, ये बात सामने आ चुकी है। आपको इस बात से ये भी अंदाजा लग जाएगा कि जो पिछले दिनों में आसिम मुनीर अचानक आपको हर जगह पर, यहां से लेकर लीबिया तक जहां कहीं भी जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जा रहे हैं, और उसके कारण आपको समझ में आते हैं। भाई को अपनी जान का खतरा है, उसको नहीं मालूम कब कौन कहां किस तरह उसको ठोक देगा। तो आगे हम बात करते हैं। दवा यह है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि सीनियर शिया बैकग्राउंड वाले कुछ पाकिस्तानी जनरल्स ने आर्मी आसिम मुनीर को यह चेतावनी दी है कि इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ओपनली, खुले तौर पर ईरान के खिलाफ खेलना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में सिया सुन्नी की फॉल्ट लाइन पहले से मौजूद है, पहले से गर्म है, और ऐसे में अगर ईरान को टारगेट करते हुए किसी भी एडवेंचर का जो पॉलिटिकल ब्लोबैक होगा विद इन पाकिस्तान, वो बहुत बड़ा हो सकता है। खबरों के मुताबिक आसिम मुनीर इसको पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी से बता रहे हैं। आपको याद दिला दूं मैं ये आपको, ये ठीक वही बात है जो कभी मुशर्रफ ने की थी। आपको याद है जब हवाई अड्डे दिए गए थे अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए, मुशर्रफ के राज में अफगानिस्तान में ऑपरेशन करने के लिए, उस समय पर भी जब वो लेकर आए थे इस सारी बातचीत प्रपोजल को अपने कोर कमांडर्स के पास में, और कोर कमांडर्स ने मना किया था कि हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, उस समय पर मुशर्रफ का यही तर्क था जो इस समय दिया जा रहा है कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। मुशर्रफ ने कहा था मैं जबान दे चुका हूं, अब ये हमारी मजबूरी है, हमें ये करना ही करना है। और तब कोर कमांडर्स ने कहा था कि फिर हमें बताने का क्या फायदा, जब करना ही करना है, जब आप तय ही कर चुके हैं, जबान देकर आ गए हैं, तब हमारे पास आकर बात करने का क्या फायदा है। शायद कल को आपके सामने बात खुलकर आए कि आज के जो कोर कमांडर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी आसिम मुनीर को कुछ ऐसी ही बात कही हो, लेकिन आसिम मुनीर ने फिलहाल इसको स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बताकर थोप दिया है पाकिस्तान की फौज के ऊपर, और उसकी जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनकी, जो जो उसके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर। शायद जो गल्फ के अलाइज हैं, अमेरिकन प्रेशर है और इंटरनल पावर जो इक्वेशन है, उसके बीच में बैलेंस रखने की ये कोशिश है जो आसिम मुनीर इस समय कर रहे हैं। तो याद रहे, मैं आपको जो फॉल्ट लाइंस हैं लीबिया में, सीरिया में, लीबिया में, सूडान में और गल्फ और में भी, यानी कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में, वो तमाम फॉल्ट लाइंस जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं और पाकिस्तान को इम्पैक्ट करती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता भी रहा हूं, और अभी इस कार्यक्रम के आखिर में मैं एक बार फिर से उनका आपसे जिक्र करूंगा। लेकिन बताया क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर पब्लिक तौर पर, पब्लिकली अपने स्टैंड को
नरम रख रहे हैं, सॉफ्ट रख रहे हैं, ताकि जनरल्स के बीच में, पाकिस्तानी जनरल्स के बीच में खुली बगावत जैसा माहौल न बने। फिर भी ये तमाम बातें लीक्स के और कमेंट्री अकाउंट्स तक ही अभी लिमिटेड हैं, और फौज या गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट से न कंफर्म हुई हैं, न कभी होंगी। ये भी आप जान लीजिए। अब उठता है सबसे बड़ा सवाल, और वो क्या? अगर पाकिस्तान वाकई में ईरान के खिलाफ इस तरह के कोवर्ट एक्शन में, कोवर्ट ऑपरेशन में उतर आया है, तो उसका सबसे बड़ा असर कहां पड़ेगा? यानी इस्लामाबाद और तेहरान के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उन पर तो पड़ेगा ही, जाहिर है उन पर तो आएगा ही। लेकिन जो इमीडिएट है, जो इसका ब्लास्ट है, वो पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी के अंदर भी होगा। यानी कि जो सिया सुन्नी तनाव है वो बढ़ेगा, ईरान सऊदी जो प्रॉक्सी पॉलिटिक्स है वो बढ़ेगी, पाकिस्तान के अंदर की जो सेक्टेरियन हिंसा है जिसकी अपनी एक लंबी हिस्ट्री है वो सब भी बढ़ेगी। ये तय आप मानिए। ऐसे में जो ईरान को टारगेट करती हुई कोई भी स्ट्रेटजी जो बनाई जा रही है, क्या वो चाहे वो इजराइल और अमेरिका के साथ में मिलकर ही बनाई गई हो, लेकिन इसके बहुत सारे पाकिस्तानी जो शिया हैं वो खुले तौर पर अपने साथ दगा देखेंगे, पीठ में छुरा घोंपता हुआ देखेंगे। सेक्टेरियन आउटफिट्स जो हैं जो विद इन पाकिस्तान में मौजूद हैं, मजलिस के मंच हैं, फ्राइडे सरमन्स जो आएंगे, जो शुक्रवार को जो जुमे के जो मिलिट जो जो मस्जिद में बातें कही जाएंगी, उन सबको आप देखिएगा इस तरह के नैरेटिव में भुनाया जाएगा कि स्टेट ने ईरान के खिलाफ कैंप बदल लिया है। ये बात पाकिस्तान में उठेगी। ऑलरेडी कई ऑब्जर्वर्स इस बारे में चेतावनी दे चुके हैं कि जो रीजनल प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान के क्षेत्र में, वहां किसी भी एक कैंप में झुकना पाकिस्तान के लिए कितना महंगा हो सकता है, और उसके परिणाम स्वरूप सेक्टेरियन जो पैशन है, जो सेक्टेरियन दंगे हैं पाकिस्तान में, वो भड़क सकते हैं, भावनाएं भड़क सकती हैं सिया सुन्नी के बीच की। यानी कराची पोर्ट पर जो हथियार उतरे या ना उतरे, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स का अकेले फैलना भी पाकिस्तानी सोसाइटी के भीतर जो मिसट्रस्ट है उसको फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए काफी है। और जो स्टेट पहले ही एक लंबे समय से, दशकों से अपने समाज के बीच में शिया और सुन्नी का दंगा देख रहा हो, शियाओं पर नागरिकों का भरोसा नहीं है, इस तरह के आरोप झेल रहा हो, वो अगर ईरान के खिलाफ फ्रंट लाइन रोल ले लेता है जैसा कि अब नजर आ रहा है, तो फिर जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिस्क हैं पाकिस्तान के लिए वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। अगली बात जो मैं आपसे बताऊं तो इसमें मेरे सोर्सेज जो हैं वो एक एंगल और जोड़ते हैं, और उसको भी देखिएगा जरा गौर से, कि पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसी से जुड़ी हुई ये बात है जो मैं आपसे बता रहा हूं, उनका दावा है कि जो स्टेट में जो लोकल लेवल के ट्राइबल लीडर्स हैं उनको मिलिशिया में बदलने की कोशिश हो रही है, और मिलिशिया में बदलकर आपस में भिड़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो खुद की बातें हैं वो पीछे छिप जाए, और ये ट्राइबल इलाके जो दरअसल पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, जुट सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, वो सब आपस में लड़ें, और जो फौज है वो पीछे हटके अपना तमाशा देखती रहे। जबकि दोनों साइडों को हथियार दिए जाते हैं, यानी कि अगर दोनों साइड को दो दो तरह के ट्राइबल अगर लड़ रहे हैं, उनको ट्राइब्स को अगर हथियार दिए जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट खुद ब खुद लंबा होने लग जाता है, और बहुत संभव है कि इस तरह के छोटे हथियार पाकिस्तान के जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको दिए जाएं, ताकि वो आपस में लड़ें, और पाकिस्तान की फौज के ऊपर होने वाले जो क्रिटिसिज्म है उसको कम किया जा सके या अलग किया जा सके। खबरों के मुताबिक दोस्तों, जो सोर्सेज बताते हैं कि कई ट्राइबल कम्युनिटीज के पास में अब ये प्रॉब्लम समझ लिया गया है, वो लोग ये पैटर्न समझ रहे हैं और मिलिशिया बनने से मना कर रहे हैं। वो ये बनने से मना कर रहे हैं कि हम ये हथियार लेकर आपस में लड़ाई करें, इससे इनकारी हो रहे हैं। जवाब में जो फौज है वो उनको उठा के बाहर फेंकती है, मारती है, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती है, और फिर ऑपरेशंस के नाम पर उनके घर तबाह कर दिए जाते हैं। आपको मैंने पिछले दिनों बताया था कि एक एक दिन में 70 मिलिट्री ऑपरेशंस बताए जा रहे हैं। जो औसत निकल कर आ रही है वो ये कि एक एक दिन में 70 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं इस समय पाकिस्तान में, और स्पेशली खैबर और बलूचिस्तान के रीजन में। उसके उद्देश्य क्या होते हैं? उसके उद्देश्य यही होते हैं कि जो भी ट्राइबल ग्रुप्स इस तरह के हैं जो इकट्ठे हो सकते हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोल सकते हैं, उन सबको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नाम पर उड़ा दो, मार दो। और आप ये देखिएगा कि क्या कभी आपको कि जो लोग मारे जा रहे हैं उनके नाम सुनने को मिलते हैं क्या?
इतने मर गए, इतने घायल वाली बात सुनने को आती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि उनमें कौन लीडर मारा गया? किसी लीडर का नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दरअसल कोई लीडर होता ही नहीं है। वो ट्राइबल्स को मार रहे हैं, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को डरा रहे हैं, मार रहे हैं। ये है वो मुद्दा। आगे देखिएगा कि जब मिलिटेंट्स को आप खुद सोचिए, जब मिलिटेंट्स को पाकिस्तान की फौज खुद सेफ हेवन दे दिए जाते हैं, उनको मिलिटेंट्स को सेफ हेवन दे देती है फौज, तो फिर फ्यूचर में उनसे काम भी लिया जाता है। और वो काम क्या होता है? काम यही होता है कि लोकली उनको एक्टिवेट करके जो ट्राइब्स हैं उनको आपस में लड़ा दिया जाए। यही ट्राइब्स फिर जब लौटते हैं तो पनिशमेंट में उन्हीं को ये तमाम एसेट्स जो हैं वो मारते हैं पलट के। ये और होता क्या है, ये मिलिटेंट्स इनको बचा के रखा जाता है, ये एसेट के रूप में काम आते हैं कि जब भी जरूरत हुई इनको एक्टिवेट करो, ट्राइब्स को मारना शुरू कर दो। इतनी सी बात है। ये पैटर्न पाकिस्तान की ट्राइबल बेल्ट में पिछले तमाम जो काउंटर इंसर्जेंसी के जो ऑपरेशन चले हैं उनमें इस्तेमाल होता रहा है। और इसकी रिपोर्ट्स को आप अलग अलग देख सकते हैं। इसमें कोई मैं आपको ढकी छुपी बात नहीं बता रहा हूँ। जो सोर्सेस की भाषा है वो बड़ी सीधी है। जो मेरे पास पहुंची है कल रात, वो क्या कह रही है? वो कहते हैं यही वो स्टेट है जो अब रिपोर्टेडली ईरान के अंदर गेम खेलना चाहती है। यानी कि अगर कराची वाली ये बात जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ हथियारों वाली, इसको माना जाए तो पाकिस्तान अपने पुराने जो गुड मिलिटेंट यानी अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी वाला जो मॉडल है वो रीजनल लेवल पर दोबारा से एक्सपोर्ट करने लग रहा है, जहां पर कुछ ग्रुप को हथियार दिए जाएंगे और कुछ को क्रैकडाउन दिया जाएगा। यानी कि कुछ को हथियार बंद बनाया जाएगा और कुछ को मारा जाएगा। और यही है वो असली कीमत जो आम लोगों को और बॉर्डर पर रहने वाली कम्युनिटीज को चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, इस बात को थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं और फिर मैं आपको ले चलता हूं यहां से निकालकर कहां, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की तरफ को। और वो क्या कहती है? वो बहुत साफ ये कहती है कि वॉशिंगटन की पहली प्रायोरिटी जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सिक्योर करना है। यानी कि अमेरिका का अपना पड़ोस, नीचे डाउनवर्ड साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उनको। अब इसको दोनों को कहीं आप अलग करके ना देखिएगा। अमेरिका जब ये कहता है कि हम अपने सदर्न हेमिस्फीयर को सिक्योर करना चाहते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है, जो कि लोग गलत समझ रहे हैं। लोग कहते हैं इंडो पैसिफिक पे अमेरिका का ध्यान हट गया है। गलत, मैं ये नहीं मानता। दरअसल आपको मैं बताऊं, जब अमेरिका ये कहता है कि हम अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट हार्डली मीन्स कि वो इंडो पैसिफिक को इग्नोर करना है। वो सिर्फ अपने पड़ोस को इसलिए सिक्योर कर रहे हैं ताकि फिर जब वो इंडो पैसिफिक की तरफ को आए तो उनको अपने अपने सदन जो जो उनका अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसकी चिंता करने की जरूरत ना पड़े, उसको उसके बारे में बात ना करनी पड़े, उसको ये ना सोचना पड़े कि वहां क्या हो रहा है ना। वो उस एरिया को सिक्योर करना चाहें, ओनली देयर आफ्टर इंडो पैसिफिक की तरफ को उस तरह से प्रैक्टिकली फिजिकली बढ़ेंगे जहां पर वो चाइना की बात करेंगे। तो इन दोनों बातों का जो इंटर रिलेशन है वो ये कि पुराने जमाने की भाषा में अगर मैं कहूं कि ये एक बहाने की तरह से है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करना बहाना है, इंडो पैसिफिक निशाना है। वो वहां से कवरिंग करते हुए आएंगे और वापस इंडो पैसिफिक पर अपना फोकस ले आएंगे। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, महीनों की बात है, आप इससे ज्यादा इसको जाता हुआ ना देखिए। तो इसको आप यूं समझिए, ये एक किस्म से 21वीं सदी का यानी कि हमारी सदी का नए किस्म का मुनरो डॉक्ट्राइन है। इसको आप ट्रंप कोलोररी भी कह सकते हैं। ये ट्रंप कोलोररी है उस मुनरो डॉक्ट्राइन का जो 60s वाली है। यानी कि अमेरिका कैरेबियन में एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहेगा जहां कोई राइवल क्रिटिकल रूप से उसको नुकसान कर ही ना पाए। उसके जो तमाम जो संसाधन है, जो सी लेस है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, उनको वो कंट्रोल कर ले, उन पर कोई और कब्जा ना कर पाए। ये तय करने के बाद में जो तमाम माइग्रेशन है, ड्रग्स हैं, साइबर थ्रेट्स हैं, ऐसी सब तमाम चीजें अपने कंट्रोल में रहें वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ऐसा करने के बाद में वो बढ़े इंडो पैसिफिक की तरफ को। दैट इज वेयर दे विल बी फोकसिंग ऑन। मैं आपको इस बारे में तमाम बातचीत आज दिन में हम करते रहेंगे। कई एनालिस्ट जो हैं इसको, जैसे मैंने कहा कि नई किस्म का मोनो डॉक्ट्राइन कह रहे हैं, ट्रंप के युग का मोनो डॉक्ट्राइन कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब यूएस अपने घर के आसपास को, अपने घर को कंट्रोल में नहीं कर पाएगा तो इंडो पैसिफिक जैसे इलाके को कैसे धमका पाएगा। तो पहले वो अपने अपने घर के आसपास के इलाके को कंट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि इंडो पैसिफिक जैसे दूसरे थिएटर में वो खुद को सिक्योर महसूस कर पाए और वहां पर खुलकर खेल पाए।
जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है दोस्तों, उसको स्टेबलाइज करके ही वाशिंगटन चाइना के खिलाफ इंडियन ओशियन में और पैसिफिक में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ में पावर प्रोजेक्शन कर पाएगा। और इसका सिलसिला ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। तो कभी भी ये मत समझिएगा, दुनिया में जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि वेनेजुएला में होने वाला जो आक्रमण है, मैं उसको आक्रमण ही मानता हूं, जो 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 वहां पर किडनैपिंग की गई है वहां के प्रेसिडेंट की, ये सब कुछ कोई यूं ही नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसे आप खाली ट्रंप का पागलपन कहकर खारिज न कीजिएगा। ये अमेरिका कर रहा है, जो हो रहा है वो अमेरिका कर रहा है, इसका ट्रंप से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप तो इस वादे पर आने की कोशिश कर रहा था ना कि मैं दुनिया के युद्ध बंद कराऊंगा, किसी नए युद्ध में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यही बातें तो हो रही थी। लेकिन नहीं, ट्रंप जो कर रहा है वो उसका उल्टा है। यानी कि जो अमेरिका का डीप स्टेट है, गहरा राज्य, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, उसने ट्रंप को भी अपने कब्जे में कर रखा है। ट्रंप वही कर रहा है जो उससे डीप स्टेट करवा रहा है अमेरिका का। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो प्लान है, जो लॉन्ग टर्म प्लान है, वो नए रूप में इस समय सामने आ रहा है, आपके सामने खुल रहा है। इसको कतई आप ट्रंप से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसको ट्रंप का पागलपन कहना कमजोरी होगा, गलती होगा। ये इसका ट्रंप का से कोई लेना देना ही नहीं। ट्रंप एक दिमाग से कमजोर आदमी है और उस कमजोर दिमाग को अमेरिका के डीप स्टेट ने अपने कब्जे में कर लिया है, और वो वही कर रहा है जो अमेरिका का डीप स्टेट हमेशा से करता आया है। तो दोस्तों, इसी लॉजिक से आपको जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी है, उसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस ऐसे पार्टनर्स को वो आगे आगे धकेल रहा है। उनमें क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इनसे डिफेंस की स्पेंडिंग ली जा रही है। इनसे कहा जा रहा है समहाउ इनके डिफेंस के जो खर्चे हैं वो बढ़ाओ, और फिर नई बेसिस लो। चाइना के खिलाफ एक कलेक्टिव डिटरेंस की मांग कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि भाई, चाइना अगर धमकी है, चाइना अगर थ्रेट है, चाइना अगर खतरा है, तो वो खाली अमेरिका के लिए नहीं है, वो इस खतरे को भारत को बेच रहा है। ठीक वैसे ही जैसे उसने रशिया के खतरे को यूरोप को बेच दिया है। रशिया कहीं यूरोप पे हमला नहीं करने जा रहा है, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका रशिया के नाम पर जो खतरा है उसको इस समय यूरोप को बेचता रहा है। यूरोप की एनर्जी क्राइसिस क्रिएट किया गए, यूरोप को वहां पैसे लगाने के लिए कहा गया, यूरोप का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? अमेरिका, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो कल रशिया तुम्हारे पर अटैक कर देगा। यह डर बेचा गया यूरोप को, और यूरोप उस डर में अपने आप को तबाह कर बैठा। यह है वो सच्चाई जिसे लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए हम इस बारे में, और वही खतरा अब रशिया की जगह पर चीन को खतरा बताकर इस समय तमाम देशों को यहां पर बेचा जा रहा है। चाहे इसमें भारत आ रहा है, जापान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, फिलीपींस आ रहा है, वियतनाम आ रहा है। हम सबको ये बेचा जा रहा है कि देखो चीन कितना बड़ा खतरा है, मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे पीछे नहीं चलोगे, मेरे साथ नहीं चलोगे तो चीन तुमको खा जाएगा। ये बात बेचा जा रहा है खतरा आपको, यही है। और इसी के बेसिस पर ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में, ये आप देखिए। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये जो ब्रिक्स वाला नोशन है, इसको भारत को और तमाम देशों को मजबूती से पकड़ कर रखना होगा, क्योंकि यही है जो आने वाले दिनों में सर्वाइवल का साधन बनेगा। आप 85% हैं दुनिया के महाराज। ब्रिक्स में होने का मतलब है कि आप उस 85% जनसंख्या का, दुनिया के हिस्सा है 85% का, जो बाकी 15% की खड़ी है। बाकी 15% क्या है? तमाम यूरोप और अमेरिका मिलाकर। सो आपको किसी व्यापार के खतरे से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका को आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी की आपको अमेरिका की। इसमें कहीं कोई भेदभाव दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, इसी लॉजिक से, जैसा मैंने कहा कि वो हम सबको इस खतरे को बेचकर हमसे कलेक्टिव डिटरेंस की मांग कर रहा है कि हम सब मिलकर चाइना के खिलाफ लड़े, ताकि उसके अपने रिसोर्सेज ना खराब हो। दुश्मनी उसकी है, नंबर 1 पे वो रहना चाहता है। आप याद कीजिए ना, अभी जो मार्को रूबियो ने क्या कहा है, मार्को रूबियो ने यही तो कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई और देश जो है वो डॉलर की जगह पर कुछ और लेकर आए। असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई डॉलर की है, असली लड़ाई अर्थ की है, असली लड़ाई इकोनॉमी की है, असली लड़ाई पैसे की है। कि भैया तुम डॉलर को, ये हम अलाउ कर ही नहीं सकते कि आप डॉलर की जगह पर किसी और करेंसी की बात करें। जो भी करेगा वो इस लड़ाई के अगेंस्ट में हिस्सा बन जाएगा, यानी कि अमेरिका के टारगेट पे बन जाएगा जो भी डॉलर के खिलाफ काम करेगा। तो ऐसे में जरूरी ये होगा कि अगर आपको इस डोमिनेंस से बचना है, अगर आपको इस एक छत्र राज्य के नीचे काम करने से मना करना है, तो उसका तरीका यही होगा कि दुनिया के तमाम देशों को एक एक छतरी के नीचे आना होगा, मिलना होगा, इकट्ठा होना होगा।
तभी इस खतरे का सामना किया जा सकता है, वरना अमेरिका अपना एक छत्र राज्य रखना चाहता है और उसके लिए उसको जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अमेरिका जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब ट्रंप से नहीं। अमेरिका का मतलब वो ताकतें जो अमेरिका को, अमेरिका की नीति को कंट्रोल करती हैं। और आप जानते हैं उसे शुद्ध भाषा में संक्षेप में डीप स्टेट कहा जाता है। तो इसीलिए वो चाहते ये हैं कि हमारा खर्चा ना हो, भारत जैसे तमाम देश जो और इस क्षेत्र के हैं, उनको चीन का खतरा दिखाया जाए और उस खतरे के नाम पर हमारी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, ताकि हम अपनी सोसाइटी के ऊपर पैसा कम खर्चें और उस डिफेंस के लिए हथियार अमेरिका से खरीदते हैं, उनका उनका फायदा हो और आप लड़ें उनके बिहाफ पे, उनके ऑब्जेक्टिव के लिए चाइना से। ये है सारा का सारा गेम। तो मित्रों, जो मैंने कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जब अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका कंसोलिडेट कर लेगा, तो फिर वो जो इंडो पैसिफिक में क्या करेगा, इस तमाम चाइना के अगेंस्ट लड़ने वाले बोझ को बांटेगा और इन तमाम देशों में बांटेगा जो इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, फिलीपींस हो, तमाम और दूसरे देश। और ऐसे में उसको अपने लिए एक ग्लोबल आर्किटेक्चर बना बनाया मिल जाएगा, जिसमें मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड ईरान थिएटर, सारे का सारा ये सब का सब एक सब फ्रंट बन जाएगा। फ्रंट नहीं, सब फ्रंट बन जाएगा, जहां पर तमाम तरह के प्रॉक्सी एक्टर जो हैं वो अमेरिका का काम कर रहे होंगे। और किस कीमत पर? अपने देश को बर्बाद करने की कीमत पर। यह है वो बात जो समझने की है, जो मुझे लगता है इस समय नहीं हो रही है और होनी चाहिए, करनी चाहिए। अगर ये कराची वाली बात जो है, जो सही लग रही है मेरे मुताबिक, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को इसी बड़े डिजाइन में एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर फिट किया जाए, जहां पर वॉशिंगटन खुद एक डायरेक्ट अपने बूट जो है वो अपने फौजी जो है वो जमीन पे न उतारे, बल्कि जो लोकल फौजी हैं, लोकल मिलिशिया है, यहाँ के जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, उनको इस्तेमाल करे और उनके जरिए अपनी लड़ाई लड़े। और ऐसे प्रयोग में आखिर में उसी सोसाइटी की नसों पर वो वार करता है, जो पाकिस्तान के केस में सेक्टेरियन दरारें हैं, ट्राइबल बेल्ट्स हैं, जहां पर आग पहले से ही लगी हुई है, सिर्फ चिंगारियां भड़काने की जरूरत होती है और आप उस समाज को जलाकर राख कर सकते हैं और तब तक अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आपकी जरूरत है। तो दरअसल ऐसे में इस तमाम बातों के बीच में मैं इसकी तमाम नसों पर आज हम दिन में बात करते रहेंगे। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास क्या है? हमारे पास जो इस समय मौजूदा जानकारी है वो ये है, कराची पोर्ट पर एलिजेडली 3 स्पेशल जहाज पहुंचे हैं, शिप पहुंचे हैं। आसिम मुनीर और यूएस इंटेलिजेंस और इजरायली इंटेलिजेंस की सीक्रेट मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में, और वहां पर जो शिया पाकिस्तानी जनरल्स हैं उनकी बेचैनी सामने आई है। ट्राइबल बेल्ट में जो पाकिस्तान की पुरानी प्लेबुक रही है स्टेट्स की, वो उसमें अमेरिका की जो नई हेमिस्फीयर इंडो पैसिफिक की जो पॉलिसी है वो सबको हावी किया गया है। और इस सारी चीजों की बीच में कड़ियां जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ रही हैं, लेकिन हार्ड एविडेंस, सैटेलाइट इमेजरी, पोर्ट रिकॉर्ड, क्रेडिबल मीडिया की जो इन्वेस्टिगेशन है या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये ना आपके पास हैं, ना आपके पास आएंगी, ना इन पे कोई बात करेगा। आने वाले समय में कोई और अमेरिकी जनरल रिटायर होगा और वो एक नई किताब लिखेगा और फिर वो नए इंटरव्यू देगा और वो आपको बताएगा, हाँ हाँ वो हमने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, जैसा कि आप सुनते रहते हैं बीच बीच में मुशर्रफ कैरा के बारे में कि हाँ हमने ये किया तो मुशर्रफ ने हमको न्यूक्लियर के हथियार के अधिकार दे दिए, कंट्रोल में हमारे हैं, और ये सब बातें। इसीलिए जब हम इस पूरी वीडियो बात को जो हम यहाँ कर रहे हैं वो एक तरह से अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स जरूर कही जाएंगी तकनीकी रूप पे, लेकिन इसके जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो मायने निकाल लेंगे। आप में से वो दोस्त जो तमाम इतिहास जानते हैं इस समय का, इस क्षेत्र का, वो आप जानेंगे कि कैसे डीप स्टेट यहाँ ऑपरेट करता रहा है, क्या कुछ करता रहा है, किस तरह से पाकिस्तान की जो सेक्टेरियन लाइन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, कैसे वहां के मिलिशिया को वहीं के समाज में इस्तेमाल किया गया है, लड़ाया गया है, अफगानिस्तान में लड़ाया गया है। आखिर मुजाहिदीन कौन थे? मुजाहिदीन किसने बनाए? मुजाहिदीन को बनाने का खर्चा किसने उठाया? उसके फायदे किसने उठाए? ये तमाम बातें अब पब्लिक डोमेन में है, अब आप सब देख सकते हैं। क्यों? ये सब बातें लेट 90s से शुरू होकर आज तक आई हैं और आप सबको अब इतिहास वो मालूम हो चुका है। लेकिन इस बीच में तमाम समाज टूट चुके हैं, तमाम समाज बदल दिए गए हैं, इस बुरी तरह से बदले गए हैं कि शायद वो अपनी पुरानी दुनिया में कभी लौट ना पाए। मगर पढ़ आप उनके बारे में आज पाते हैं, जानकारी उनको आपको उनके उनके बारे में आज मिलती है और तब तक एक्चुअली बहुत देर हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि हम आज दिन में इस तमाम मुद्दों पे बातचीत करते रहें। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ईरान के खिलाफ
पाकिस्तान इतनी खुलीबाजी खेल पाएगा जैसे मैंने आपको बताया, या ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर, साइऑप का हिस्सा बन के रह जाएगा? नीचे अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं आपको चलता हूँ अब आपके कुछ कमेंट्स की तरफ, जो भी आपने लिए किए हों उनकी बात हम कर लेते हैं और देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त। अरे वाह, महेश भाई, चीमा की बहुत जली पड़ी है सोमनाथ पर्व पर। अजीत डोभाल जी की स्पीच में, हाँ मैंने वो स्पीच वाला देखा, मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, अपन आज इस पर बात करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे करने जा रहा हूँ। जय भवानी आदित्य भाई। एंड मुझे लगता है सोमनाथ पर्व पर भी हमको ना जो मोदी जी की जो स्पीच है इस पर भी हमें बार बार बात करनी होगी। मैं इसके कुछ हिस्से निकाल कर चाहूंगा कि हम आज रात को उस पर बात करें। पाकिस्तान प्रोस्टिट्यूट स्टेट का कोई धर्म नहीं है, जो पैसा दिया चल दिया उसी के साथ में, कुछ डर पैसा दोनों का मिक्सचर। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ रहा है दोस्तों जहां पर ये स्टेट जो है अब आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है, अभी आत्महत्या की तरफ बढ़ चुका है, जहां से इसकी वापसी जो है वो नामुमकिन रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं क्या होता है। नमस्ते फ्लैक्स भाई। एंड डेट 120 क्या कह रहे हैं? अजीत डोभाल gave a speech encouraging youth to prepare for leadership positions. He remarked that we never attacked anyone to destroy temples. Actually, not only temples, मुझे लगता है टेम्पल के मायने भी दोस्तों जो है ना वो लिमिटेड लिए जा रहे हैं। टेम्पल का मतलब डोभाल साहब ने सिर्फ यही नहीं कहा कि कोई, उनका किसी के टेम्पल, दैट मीन्स उनके अपने जो पूजा स्थल है, हमने किसी के पूजा स्थल नहीं डिस्ट्रॉय किए कभी भी। और समन्वय की जो भावना है वो भारतीय संस्कृति का हमेशा से हिस्सा रही है। हम अकेले दुनिया की संस्कृति हैं दोस्त, अकेले, जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम दुनिया की अकेली संस्कृति हैं जो कहते हैं, इवन फल पत्तियों के लिए भी हम कहते हैं वनस्पति शांति, वनस्पतियों के बीच में भी शांति हो। गर्व होता है। सॉरी। हमारी स्ट्रेटजी क्या है इन कंडीशंस में? मुझे लगता है दोस्त एक ही हमारी हमारी जो 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 स्ट्रेटजी है वो सिर्फ एक ही हो सकती है, राष्ट्र सर्वोपरि। अपने को बचाना है, अपने देश को बचाना है। और इसमें मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं, आने वाले समय में आप देखिएगा नागरिकों को तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता है कि आपके आसपास इतना कुछ होता रहेगा और उसके रिpercussions हमारे ऊपर नहीं आएंगे। और मेजोरिटी में हमारे ऊपर जो रिpercussion आएंगे वो आर्थिक होंगे। हो सकता है कि हमको कुछ महंगाई झेलनी पड़े, हो सकता है मैं ऑलमोस्ट इतना मानता हूं कि एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हमको इस साल लड़ना पड़ेगा। और देखते हैं कि उसके लेकर क्या हो रहा है। तैयारी हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से चल रही है। मैं आपको जो जर्मनी वाला जो खेल है, मैं आपको निश्चित रूप से आज बात करनी चाहूंगा आपसे कि जर्मनी के साथ जो सबमरीन की हमारी डील हो रही है और फ्रांस के साथ जो डील हो रही है, इन दोनों डील्स पर अलग अलग आज बात करेंगे या एक कर लेंगे। तो लगता है कि उस पर बात होनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या हथियारों पर हम बात कर रहे हैं। लगभग 90 से 114 रफाल हम लेने जा रहे हैं। F5 पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, F5 जो मिराज हम के, उन पर भी बात करने जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल से जर्मनी के चांसलर हमारे यहाँ विजिट पे आ रहे हैं, सोमनाथ के हमारे फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेट करेंगे। न भूलिएगा सोमनाथ के टेम्पल पर जर्मनी के चांसलर का आना एक उस तरह से भी महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक रूप से कि दुनिया में इस समय इंडोलॉजी पर जो सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है, जहां सबसे ज्यादा पढ़ाई हो रही है, वो शहर वो देश जर्मनी है। अहंकार को लेकर क्या बात बोला है मोदी जी ने? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो बात करनी सूर्यास भाई, बहुत 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 जरूरी है। आज अपन बात करेंगे उसके ऊपर जरूर। मैं उसके कट्स निकालने की कोशिश करूंगा, लंबी स्पीच है उसमें से कट्स निकाल के, और आज निश्चित रूप से उसमें बात करेंगे मोदी जी पर, एक अलग से बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से रात वाला प्रोग्राम जो करेंगे वो मोदी जी की स्पीच पर ही करेंगे। जी सिक्योरिटी जरूरी इसलिए है ना क्योंकि ताकि जो चाइनीज इंफ्लुएंस वहां बढ़ रहा है, अगर कुछ महीने और रुक जाते तो जो ऑयल फील्ड्स थे वेनेजुएला के वो सारे के सारे चाइना के पास निकल जाते। तो इन्होंने बड़ा टाइमली वहां पे जाकर इंटरफेयर किया है कि ये अपने हेमिस्फीयर में कहीं चाइना को एंट्री ना दें। वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सिक्योर करने का मतलब कोई बाहरी लाइक चाइना रशिया वहां अपना इन्फ्लुएंस, एग्जैक्टली आदित्य भाई पकड़ गए ना, और डोमिनेशन ना कर पाए। एग्जैक्टली यही यही रीजन है, यही इसीलिए किया गया है। शशांक भाई आप कहाँ हो? ये गुड इवनिंग कहाँ से आ गई? 1 बजा है दोपहरी का। Okay, ask. It seems like Iran will not fall. Views.
Steve Bannon was saying USA is too stressed, China is doing nothing, and drinking sattu coming out as a paper tiger. व्यूज नहीं शशांक, कोई भी आदमी जो ये कह रहा है कि ईरान कि ईरान वाले मामले में चाइना डायरेक्टली कूद पड़े, कभी नहीं कूदेगा. एक्चुअली दिस इज व्हाट दे वांट. दे वांट कॉन्फ्लिक्ट इन योर रीजन. दे वांट, जो मेजोरिटी यहाँ की ताकत है, चाहे रशिया हो चाहे चाइना हो, कि वो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में कूदें और लड़ाई लड़ें. यही तो वो चाहते हैं, अपने बॉर्डर से लड़ाई दूर रखना. लेकिन मुझे डर लग रहा है ईरान के लिए. मुझे मैं आपकी ही तरह से, मैं स्टीव बैनन की तरह से ही उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ ना हो जो वहां करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पॉन्सर्ड है. मैं जानता हूं कि वहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है. मैं जानता हूं कि वहां पे जो लोग हैं उनको बेसिकली जिस ज़ोरास्ट्रियन कल्चर की तरफ वो जाना चाह रहे हैं, उनको जाना भी चाहिए. मुझे उसमें खुशी होगी. लेकिन अगर काश कि ये सिर्फ इतना ही होता. दरअसल तो इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स गेम चल रहे हैं. ये जो मैंने आपको खबर कल रात की दी है कि जिस तरह से हथियार कराची में उतर रहे हैं, उन हथियारों को वहां ले जाने की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो शाह के पुत्र हैं, जो जिनको लाने की बात की जा रही है, क्या शाह हमारे कभी दोस्त थे? क्या इतिहास में कभी शाह हमारे दोस्त थे? नहीं, वो तो हमारे खिलाफ थे हमेशा से. तो जो कुछ यहाँ हमारे आसपास आजादी के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, पब्लिक के नाम पर करने की कोशिश की जा रही है, ये पुराना वही कलर रिवॉल्यूशन वाला गेम है जो अमेरिका हम पर थोपने जा रहा है. मुझे एक बात बताइए, अगर एक रिवॉल्यूशन अच्छी तरह से वहां हो रहा है और कुछ भी नॉर्मल नहीं है, तो हथियार क्यों लाए जा रहे हैं? यू नो सो ये बड़ा सीरियस मसला है. और फिर इन तमाम चीजों को हमको, मैं आज एक्चुअली एक व्लॉग और प्लान करना चाह रहा हूं आपके साथ, जहां मैं आपको वो क्लिप्स दिखाऊं जहां पर मार्को रूबियो कह रहा है कि उनको सारी चिंता डॉलर की लगी हुई है, कि आप डॉलर के अलावा किसी और करेंसी की बात कर कैसे रहे हैं, और जो कर रहा है वो मारा जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं. वो कह रहे हैं हम ये अलाउ ही नहीं करेंगे. आप कौन है अलाउ करने या ना करने वाले? इसका मतलब आप चौधरी बन रहे हैं ना दुनिया के. तो अमेरिका वो चौधरी है, वो अपने आप को चौधरी कह रहे हैं, हम चौधरी हैं. अब गेम बहुत खुला हुआ है दोस्त. आदित्य, सच्चाई ये है कि ये गेम अब बहुत खुल गया है. कल तक जो लोग ढकी छुपी बात करते थे, अब वो खुलकर बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं हमने गुंडागर्दी करनी है, तुम बताओ क्या करोगे? बच सकते हो तो बच लो. ये बात है. कुछ तो बड़ा होगा. अब व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया ड्यू टू द चेंज इन ईरान? दोस्तों, मुझे बहुत सी देखिए, मैं आपको फिर से ले जाऊंगा. मैं आपसे बार बार कहता हूं ना, पैट्रियस की उस बात को ना भूलिए जो उसने उस दिन किया है जब ईरान में दंगे शुरू हुए थे 28 तारीख को. उसने क्या कहा था? नेक्स्ट इज बलूचिस्तान. बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला नहीं, बलूचिस्तान सिस्तान बलूचिस्तान, जो ईरानियन हिस्सा है बलूचिस्तान का, उसकी बात कर रहे हैं वो. तो इस नेक्स्ट इज बलूचिस्तान. मगर फिर क्या बलूचिस्तान या सिस्तान बलूचिस्तान, ईरान वाला बलूचिस्तान पर गाड़ी रुक जाएगी? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. वो यहाँ के और दुनिया के तमाम जगहों पर जहां पर भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करने के चक्कर में है. इवन जो यूक्रेन की लड़ाई है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ईरान की जो जो यूक्रेन वाली लड़ाई भी है, उसको नाटो इनके पीछे से क्यों लड़ रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉमिस ये था कि अगर हम रशिया को तोड़ ले जाते हैं, फर्दर और तोड़ ले जाते हैं, तो उसके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लें. कब्जा कर लें तो वो कब्जा कौन करेगा? वो लोग जो लड़ाई लड़ेंगे. लड़ाई कौन लड़ रहा है? अमेरिका और बेसिकली नाटो. नाटो वहां पे कब्जा करके उन रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि रशिया बर्बाद हो. That is what they wanted. This is what Operation Unthinkable was supposed to be in 1945. जिसका प्रस्ताव चर्चिल ने किया था, जो समय पर नहीं हो पाया था. तो आप सोचिए ना, ये लड़ाई कहां की. इस सब का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है. इस सारी की सारी लड़ाई से इतिहास को निकाल कर देखना मूर्खता होगी. आपको ये जो अब हो रहा है, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि इन हथियारों को यहां बांटकर और जो इंडो पैसिफिक में करना चाह रहा है अमेरिका, वो क्या है? वो ठीक वही तो है डिवीजन ऑफ लेबर, जिस रैंड फाउंडेशन की जो रिपोर्ट थी, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था. हम और बात कर लेंगे उसके ऊपर आज. लेकिन ये रैंड फाउंडेशन का मैनिफेस्टेशन है कि भाई अपनी ताकत को वहां लगाओ, इनको आपस में जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको सर्व करने में लोकल एलिमेंट्स को लगाओ, उनके ऊपर खर्चे का बोझ डालो, खुद खर्चा मत करो, उसका मुनाफा उठाओ. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज. यार वो उस फ्लैक्स पता है क्या भाई, मैं आज चीमा के वीडियो पे बात करूंगा आपसे, पर सच्चाई पता है क्या है? हमको असल में चिंता करनी ही नहीं चाहिए. और मुझे बड़ी खुशी है जब मैं आजकल व्यूज देख रहा हूँ ना चीमा के, तो मुझे बड़ी खुशी ये देखकर हो रही है कि कहीं कोई असर शुरू हुआ है इंडियन पब्लिक पर. लोगों
ने उसके व्यूज को कम कर दिया है देखना। आजकल आप देखिए तो उसके व्यूज 17 से 20 के बीच में कहीं हो रहे हैं, जो कि पहले 40-50 हजार तक हुआ करते थे। तो लोगों को समझ तो आ रहा है कि ये प्रोपेगेंडा कर रहा है और हम उसको, इस आदमी को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इसके व्यूज को देखकर, और उसका जो औचित्य है वो भी खोता जा रहा है कहीं। मगर चलिए, हम ये एक अलग लड़ाई है जिसे हम देखते रहेंगे। फिलहाल उसके जलने पर हम खुश तो हो सकते हैं उस तरह से कि उसका नैरेटिव कमजोर पड़ रहा है और वो दिन पर दिन एक्सपोज हो रहा है, बट बियॉन्ड दैट उसकी कोई वैल्यू है नहीं। सोमनाथ भाई कह रहे हैं माइक पेपर स्टेटमेंट, एग्जैक्टली मैंने बताया ना आपसे, मैं वही एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। ये तमाम प्रोग्राम जो मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है, इंडो पैसिफिक पर कब्जा, और वो कब्जा अपनी कीमत पर नहीं, यहाँ के मुल्कों को आपस में लड़ाकर उस पर कब्जा, ये है वो ऑब्जेक्टिव। वो जो ये हथियार आ रहे हैं, स्मॉल आर्म्स जो आ रहे हैं, जो 3 शिप भर के आए हैं पाकिस्तान में, कमर्शियल शिप्स के अंदर में, ये क्या है? पाकिस्तानी इंटेलिजेंसी को यूज करके ईरान में ये जो खतरा फैला रहे हैं या वहां पे जो मारकाट फैला रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं ना। अस्थिरता यहाँ जितनी ज्यादा आएगी, यहाँ पर जितने ज्यादा गुट बनेंगे, उन गुटों को आर्म करके आपस में लड़ाकर और उनका कब्जा बना रहेगा। आप जितने कमजोर होंगे, आपकी इकोनॉमी जितनी कमजोर होगी, वो अमेरिका के फायदे में है, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप या आपका क्षेत्र या खुद भारत 8% पे ग्रो करता रहे, मगर अमेरिका से लड़ने नहीं आ सकता, ये भाई आप तय मानिए। तो क्या करेंगे? आपके आसपास इतनी अस्थिरता पैदा कर देंगे कि आप काम ही ना कर पाए। अल्टीमेटली चाहे आप समुद्र के रास्ते जाएं, हवा के रास्ते जाएं, जमीन के रास्ते जाएं, जाना तो आपको इलाकों से ही पड़ेगा ना। अगर इन इलाकों को ही अस्थिर बना दिया जाए तो आपका तमाम व्यापार की कोशिश खत्म। अल्टीमेटली चाइना के सीपीईसी या बीआरआई को तोड़ने के लिए क्या किया गया? उन्होंने कहा भैया जाओगे कहां से? अफगानिस्तान से जाओगे ना, हम साले अफगानिस्तान को तोड़ देंगे। अफगानिस्तान में उन्होंने इतनी अस्थिरता डाल दी, इतनी अस्थिरता डाल दी, जाते जाते हथियार छोड़ गए। उन्होंने कहा बेटा यहाँ से जा ही नहीं पाओगे तुम, यहाँ से नहीं जा पाओगे, मिडिल ईस्ट पहुंचोगे कैसे? मिडिल ईस्ट नीचे नहीं पहुंचोगे, यूरोप जाओगे कैसे? दैट इज हाउ द गेम इज गोइंग ऑन ना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, लॉन्ग रन में जब एनएसआर की बात होती है, नॉर्दर्न सी रूट की बात होती है, जो जिसके बारे में रशिया और भारत का समझौते होने जा रहे हैं, आप ये देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि तमाम जो चोक पॉइंट अमेरिका अपने लिए तैयार कर रहा है, जहां के जरिए वो दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करना चाहता है, वो सारे का सारा ट्रेड जो कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता है वहां से अमेरिका के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। और ठीक यही कारण है कि वो आखिर में घुसना चाह रहा है, ग्रीनलैंड को लेना चाह रहा है। आप समझ रहे हैं? अब जरा देखिए गेम किस तरह चलते हैं। वो ग्रीनलैंड को कैप्चर इसीलिए करना चाह रहा है और उसके लिए तमाम तरह के बहाने, कभी वहां रिसोर्सेज हैं, कभी वो कहता है, अब जरा सोचिए वो क्या कह रहा है ट्रंप, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का कैसे हो सकता है, खाली इस बात पर कि 500 साल पहले डेनमार्क की पहली नाव जो थी वो डेनमार्क की थी। इतनी सी बात पे ग्रीनलैंड का कैसे हो सकता है? ना, हम नहीं मानते। वो एक अलग बात है कि आप ढूंढते रहिए कि बेटा कोलंबस भी तो ऐसे ही अमेरिका आया था, यू नो, तो वो तुम्हारे बाप का कैसे हो गया? इट्स वेरी फनी लॉजिक, बट चलता है। दैट्स अमेरिका, यू नो। ईरान बिकम्स नॉन इस्लामिक विल बी बेनिफिशियल फॉर द रीजन और नॉट, डिपेंड करता है दोस्त। अगर ये ऑर्गेनिक हो नहीं रहा है, मुझे इस्लाम से कोई दोस्ती नहीं हो रही मेरी, सोमनाथ भाई, पर बात समझिए ये कि जब यहाँ पे ईरान में इस्लाम लाया गया तो ईरान आपके लिए कम खतरनाक बना या ज्यादा खतरनाक बना? इस सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। 1979 से लेकर अब तक क्या ईरान आपके लिए कोई खतरा था? तो अगर आप राष्ट्र सर्वोपरि की बात करें तो मुझे जरा ये बताइए, आपके लिए कौन सा ईरान बेहतर था? कौन सा ईरान आपके लिए ज्यादा प्रोग्रेसिव था? इस्लामिक नॉन इस्लामिक ये आपका प्रॉब्लम नहीं है भाई। ईरान कभी भी इस्लामिक तो नहीं था, 79 में बनाया गया ना उसको। किसने बनाया? कौन लोग वहां इस्लामिक को लेकर आए? वही लोग जो आज वहां से इस्लाम को हटाना चाह रहे हैं। डॉक्ट्राइन जो वहां पर थी वो फेल हुई ईरान में, ईरान उनके खिलाफ हो गया जो इन लोगों को वहां लेकर आए थे। आप समझिए ना, ये इस्लाम का भी तो इस्तेमाल ही है। ये बात जाने लोग कब समझेंगे? सेलेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है रिलीजन का आपको बांटने के लिए, दैट इज इट। इज देयर एनी ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। काहे का कॉन्फ्लिक्ट? किस बात का कॉन्फ्लिक्ट? कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो हो नहीं रहा ना। लॉन्ग रन में क्या होगा कौन जाने क्यों नहीं जाने, बट आज की तारीख में इनफैक्ट ईरान की जो मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान को तो कब की तबाह कर देंगी। पाकिस्तान की बस का रोकना रुकवाना नहीं है। वो लड़ाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसका रीजन क्या बनेगा?
पहली बात तो रीजन सामने आया ना कि जिनकी वजह से इंडिया और ईरान और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे। वो स्टेज मुझे लगता है बाद में आएगी। पहले तो ईरान को अपने आप को बचाना है और उस खतरे से बचाना है जो उसके सामने मुंह बाए खड़ा है। मैं आपको बताऊं, इस महीने के आखिर तक आप मान कर चलिए, अगले 15 से 20 दिन, या हो सकता है कि इवन कुछ दिन, मुझे तो वो भी दिन नजदीक लग रहा है कि अगले आने वाले कुछ दिन के अंदर ही, अगले 48 से 60 घंटों के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है वहां पर, जो कि बाहर से स्पॉन्सर्ड हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं ईरान वहां हमले कर देगा। ये पूरा वक्त देंगे इस बात के लिए कि ये लड़ाई जो ईरान के अंदर चल रही है, ये आपको ऑर्गेनिक नजर आए, ऐसा लगे जैसे कि वहां की पब्लिक ने कोई रिवोल्यूशन ला दिया है, क्रांति कर दी है। चाहे वहां पर अंदर बैठे हुए जो एलिमेंट हैं, जो कि बैठे हैं मानकर चलिए, तो अंदर बैठे हुए जो एलिमेंट हैं उनको आप इतना हथियार बंद कर दें कि वो वहां पर शांति आने ही ना दें। जहां भी शांति आने की बात हो या कोई चुप्पी आए, वो हथियारबंद एलिमेंट जो है बात को और बढ़ा दें, आग को और लगा दें। अभिषेक में क्यों किया करे भाई, हमने मेरा मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं अभिषेक मिश्रा से को अपने यहाँ कभी जगह नहीं दूंगा। आगे चलिए। सर हमें कुछ करना चाहिए। हम आसपास ही इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, पेशेंस कब तक स्ट्रेटेजिक हो सकती है? पेशेंस कभी भी हमेशा स्ट्रेटेजिक ही होती है मित्र, क्योंकि और बाकी तो फिर मजबूरी होती है। अगर पेशेंस स्ट्रेटेजिक ना हो तो उसे मजबूरी कहते हैं। तो हम एक्शन क्या लेंगे? मुझे लगता है पहले हमें अपने आप को बचाना होगा, इससे पहले कि हमें किसी और को बचाने की बात की जाए। हम ईरान में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते, वो तो ईरानी पब्लिक को ही करना पड़ेगा। ईरान से हमारे डायरेक्ट बॉर्डर में नहीं मिलते हैं, मगर उसके अलावा ईरान हमसे क्या मदद मांग सकता है, क्या ले सकता है, ये एक अलग मुद्दा है। हम ईरान को सपोर्ट उस तरह से कर सकते हैं कि हम ईरान को अपने व्यापार में शामिल कर सकते हैं, हम ईरान का तेल खरीद सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये 500 वाली थ्रेट, जो 5% 500% की थ्रेट अमेरिका दे रहा है, उसके बाद में नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जो भारत के पास मौजूद होगा वो यही कि भारत खुलकर रूस और ईरान से तेल खरीदे। सर अमेरिका जो कर रहा है उसका कोई समाधान तो होगा, या अभी चीन भारत चुप रहेंगे या कुछ करने के काबिल हैं? मैंने अगर सुशील सुशील दुबे भाई, अगर आप एक दो दिन पहले का व्लॉग देखें तो मैंने दरअसल इस बारे में खूब खुलकर बात आपसे की है कि भारत और ये तीनों देश जो हैं वो किस तरह से इसको काउंटर करेंगे। मैंने आपको तब भी कहा था कि कोई हथियारबंदी नहीं की जाएगी, कोई आपस में हल्ला गुल्ला नहीं किया जाएगा, जो कुछ किया जाएगा वो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा, इसका जवाब व्यापार से दिया जाएगा, आर्थिक रूप से दिया जाएगा, और वो इसलिए दिया जाएगा क्योंकि यही असली उद्देश्य है अमेरिका का। तो, तो अमेरिका को जो चोट पहुंचाई जाएगी सही मायने में वो आर्थिक होगी, और वो बहुत आसान है भारत और चीन के लिए ऐसा करना, स्पेशली चीन के लिए। चीन कैन यूएस टू स्टॉप। तो ये आप मानकर चलिए कि बात आएगी वहां तक और बहुत जल्दी आएगी, मगर उसको लेकर हल्ला गुल्ला नहीं होगा। आपको कुछ भी शोर शराबा नहीं मिलेगा उस तरह का जो जो अमेरिका कर रहा है। और ये खूबी है भारत और चीन के बीच में, ये खूबी है क्योंकि हम लोग जिस सिविलाइजेशन से आते हैं वहां पर ऐसा करना पेशेंस के साथ में, स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ में संभव है। हम लंबा गेम खेल सकते हैं, अमेरिका के पास वक्त नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे डॉलर का प्रभाव कम होगा, अमेरिका खुद को कमजोर होता हुआ महसूस करेगा। इसीलिए अमेरिका इतनी पागलों वाली हरकतें कर रहा है, भाग रहा है। उसको मालूम है कि अगर जल्दी कुछ ना किया तो कमजोरी दुनिया को नजर आ जाएगी, और जब आप कमजोर नजर आते हैं तो फिर आपका सम्मान नहीं रहता। द ईरानियन, और ना ही आपका डर रहता है। द ईरानियन regime is about to collapse. If Iran could switch from Islam to Christianity, that would be a huge win for humanity. राकेश भाई मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, और मैं ये भी नहीं मानता कि ईरान में क्रिश्चियनिटी आ सकती है। आई डोंट थिंक सो। जो सबसे नॉर्मल रास्ता बनेगा ईरान के लिए वो उनके अपनी रूट्स पर जाने का होगा, और रूट्स उनकी जो वो वही हैं जो आप जानते हैं, ज़रथुस्ट्रियन, जो उनके अपने जो ज़ोरास्ट्रियन रूट्स हैं उसी तरफ हो जाएंगे। ज़ोरास्ट्रियन रूट्स वही उनका सही मायने में उद्देश्य हो सकता है। इंडियन BNBV सिंह BVSH, ओके। गजवाए हिंद हो रहा है, लाल किले पे सब्ज परचम लहराना, कश्मीर बनेगा कब्रिस्तान ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ISI हो रहा है। मोदी जी ने क्या गलत बोला? मोदी जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला भाई, मोदी जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। और आप यकीन मानिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, आज शाम को मैं निश्चित रूप से मोदी जी की तमाम स्पीच के ऊपर हम लोग उनके अलग अलग हिस्सों पर बात करेंगे और विस्तार में बात करेंगे। तो यकीन रखिए आज की रात लंबी होगी, हम उस पर बात करेंगे। तो बात आप बिल्कुल ठीक है, मोदी जी ने कुछ गलत नहीं कहा।
सर भारत में जो ईरानी रहते हैं वो हैं तो क्योंकि उनकी फैमिलीज़ ईरान में उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, बेचारों को तरस आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत लाहौरी करते हैं और एंड डरपोक होली के आलू छोले खाने वाला हिंदू ही करता है। हर जंग में गला सूख रहा है लाहौरियों का अभी, जब अभी दरिया में पानी सही बात है जी। चंदन राम राम एंड चंदन भाई ये क्या है सर, वो गुंडा एशिया के दरवाजे तक दस्तक दे रहा है, शांति और स्थिरता नहीं हो, शांति और स्थिरता नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा अगर हम आपस में अपनी बातों को सही मायने में नहीं सुलझाएंगे तो बहुत मुश्किल है। वो तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे अस्थिरता ही आए, वो उनके फायदे में है। बेवकूफ को क्या ये कुछ संघ के बैठे हों हैं राकेश सिंह अरे ऐसे न बोलो फ्लेक्स, ऐसे ना बोलो प्लीज। जो हम एक गुट की तरह से हैं मित्र, ऐसी बातें ना बोलो। ये एक हम एक दूसरे को अगर बेवकूफ कहेंगे तो हम अमेरिका की राजनीति खेल रहे होंगे। अगर हम अब एक दूसरे को गाली देंगे तो फिर बाहर वाले को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें तो आपस में अगर हमें हमारे आपस में गलतफहमियां भी हों तो हमें उन गलतफहमियों को जगह देकर आपस में बात करके दूर करने की आदत डालनी चाहिए, गाली देकर नहीं। ये नहीं होना चाहिए कभी भी। समझिए इस बात को फ्लक्स भाई। कोई नहीं दिक्कत चंदन भाई, कोई दिक्कत नहीं। हेलो पृथ्वी यात्रा, आप तो खो गए। ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। एंड देन आदित्य भाई ठीक है, जल्दी आया करूँगा। ओके मित्रों, आज जो मोदी जी की स्पीच है महत्वपूर्ण है, सोमनाथ का मंदिर महत्वपूर्ण है और उस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। आज उस पर बात होगी, लेकिन उसके साथ ही मैं जो अमेरिकन पॉलिसी है उस पर आज ज़रूर बार-बार आपसे बात करना चाहूँगा कई व्लॉग्स में, क्योंकि इस पर जितनी ज़्यादा चर्चा की जाए और जितनी ज़्यादा बात फैलाई जाए बेहतर होगा, क्योंकि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा है और जो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है इसमें वो बड़ी ही नकारात्मक है, बड़ी ही नकारात्मक है। ये अपनी जान बचाने के लिए पूरे के पूरे क्षेत्र को खतरे में डालेंगे। चंदन हर हर महादेव बेटा। एंड देन आइए सर, एट द एंड ऑफ द डे यूएस पॉसिबल यूएस पॉसिबल हो जाएगा, क्यों अभी कंट्रीज में यूनिटी नहीं है और कोई रिटेलिएशन भी नहीं कर रहा है, सारे लोग पेशेंस दिखा रहे हैं। आदित्य आप और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सच्चाई ये है कि इसमें ये गेम ही पेशेंस का है, क्योंकि सामने वाला इम्पेशेंट हो रहा है। जब आपका दुश्मन इम्पेशेंट हो तो पेशेंस ही आपका औजार बन जाता है। और चोट, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, ये चोट नहीं पहुंचा सकते लंबी कोई। जहां तक ईरान की बात है, ये समय की बात है, ये कुछ दिनों की बात है। आप पाएंगे कि चीजें वहां बेहतर होंगी। कोई भी आएगा उसको अल्टीमेटली ईरान को ही चलाना है, ईरानी पब्लिक को चलाना है, अमेरिका नहीं चलाने के वहां आने वाला। ये बात तय है। वो पिट्ठू कोई बिठाएंगे तो भी हम ही इस क्षेत्र में है, वो फिर उसको उसी नजरिए से देखा जाएगा कि कैसे करना है। चीमा बहुत रो रहा है सोमनाथ मंदिर पर, उसके रोने को भी आज सेलिब्रेट करेंगे। टेंशन नॉट। क्रिश्चियन ईरान की बात कर रहा है सर, क्रिश्चियन ईरान की बात बात कर रहा है सर, मीन्स क्या, नहीं समझा मैं। अरे वो गलत है, पर देखिए ना, आइडियोलॉजिकली हम किसी बात को गलत तो समझ सकते हैं ना। कोई भी हमारे बीच जो है वो गलत समझ सकता है चीजों को। हो सकता है राकेश सिंह जी, मैं नहीं जानता क्रिश्चियन है या नहीं है, उनके नाम से तो नहीं लगता, लेकिन कोई होगी गलतफहमी, उन्होंने ये बात क्यों कही मैं नहीं जानता। इंडिया के मुस्लिम्स को न भड़काया करो, लाहौरियों जालियों। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू इंडियन भाई एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं पहली बार आपको कमेंट्स देख रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। सर चीन को आभास होता है कि पाकिस्तान से ज्यादा पैसे देकर अपने लिए एक मुसीबत पाल लिया है। मुझे यकीन है कि उनको इस बात का आभास है और इस पर बाकायदा काम कर रहे हैं, वो बाकायदा काम कर रहे हैं, इस पर वो लगे हुए हैं। आप ये जानिए कि जो बात सामने नहीं आ रही है वो यही कि चाइनीज अपनी हालत को जानते हैं, अपने फंसे पैसे को जानते हैं। और मैं आपको कुछ बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ पिछले साल अक्टूबर से कुछ बातें हैं जो मुझे मालूम है, और वो अब समय आ रहा है जब भारत के पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा चाइना की उन बातों को स्वीकारने के अलावा। हम भी उन बातों पर चलेंगे जो चाइना ने कही है हमको। घटिया तो और स्ट्रेटजी बनेगी, कंबाइंड स्ट्रेटजी बनेगी, आप ये जानिए। भारत रूस चीन जो जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो इसलिए नहीं बनाएंगे कि उनकी आपस में कोई बड़ी यारी दोस्ती हो जाएगी या गुट बन जाएगा, वो इसलिए बनाएंगे कि वो तीनों के फायदे में है। घटिया तो की है ना गजनी गोरी इब्राहिम लोधी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल।
और मजे की बात क्या है ना, जिसको आप इंडियन भाई जो आप बात नहीं कर रहे हैं वो भी जान लीजिए, जब अब्दाली जैसे इन्वेडर्स को इस देश में बुलाया गया था, इतिहास देखिएगा, जरा देखिएगा किसने बुलाया था। यहाँ के लोगों ने बुलाया था। कौन थे वो लोग? इन पर भी कोई बात होनी चाहिए। सर आज तो मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ऐसा क्या? कौन सा वाला मैच यार? इंडिया वो अच्छा विमेन विमेन वाला मैच है क्या? कौन सा वाला मैच है? मुझे नहीं पता। जय हिंद सस्ता जर्नलिस्ट, गुड टू सी यू, बहुत दिन बाद आया। ग्लोबल मैच चालू है इधर। सही बात है आदित्य भाई, ग्लोबल वाकई में ये बहुत बढ़िया आपने कहा, ये ग्लोबल मैच चल रहा है वाकई में। और इस ग्लोबल मैच की कमेंट्री जो है वो की जानी जरूरी है। मैं वेरी एक्साइटेड, बिकॉज मुझे लगता है कि आज दिन ऐसा है कि जहां पर इतनी खबरें हैं कि इन पर बहुत डिटेल में बार बार बात करने की जरूरत है। एक ब्लॉग में शायद मैं बात ना कर पाऊँ। ओडीआई मैच है, अच्छा मुझे मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगा कि कब है, और उसी मुताबिक मैं उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करूंगा। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं चंदन भाई कि अब चंदन चंदन अब क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? इतना बड़े मैच में हम बात कर रहे हैं, तुम करो कौन सा ग्लोबल मैच? इस समय तो दुनिया ही ग्लोबल मैच बनी हुई है, कैसी बात कर रहे हो यार? अ, अ, सर अंग्रेज जाने के बाद सिंधिया फैमिली ने लेटर लिखा था कि वापस आ जाओ हिंदुस्तान में। वाह क्या बात है आदित्य भाई, वाह। गजब। मित्रों मुझे अभी के लिए इजाजत, क्योंकि मैं आज संडे का दिन भी है, आप भी हैं किले के अंदर से। वाह इंडियन भाई, ये बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं। ये जो कुछ पाकिस्तानी भी कर रहे हैं ईरानियों के साथ में, ये भी किले के अंदर से ही दरवाजे खोलने लगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और आपसे एक दरख्वास्त इंडियन भाई, आते रहिए इस चैनल पर। मुझे आपके जैसे विचारों के न सिर्फ स्वागत है, जरूर भी है। आप जो बातें यहाँ जितनी ज्यादा पहले उतना अच्छा है। तो मित्रों अब से कुछ देर बाद हाजिर होता हूँ लंच के बाद में, और फिर हम बातचीत करते हैं।